हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि किरचॉफ 12th फिजिक्स में चैप्टर 3, जैसा कि आपको पता है हमारा चल रहा था 2 दिन से आपकी डेली 7 बजे वाली क्लास डिस्टर्ब हो चुकी, क्योंकि मेरी जो तबीयत थी थोड़ा डिस्टर्ब थी। आज की इस वीडियो में किरचॉफ के नियमों के बारे में पढ़ेंगे और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी किरचॉफ का जो भी 2 रूल हैं वो मैं आपके दिमाग में ठोंक दूंगा। आज की इस वीडियो में आपको बुढ़ापे तक याद रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। देखिए किरचॉफ के नियम होते क्या हैं और किरचॉफ को इन नियमों की बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो दोस्तों किरचॉफ को नियमों की बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जैसे कि कई प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ दिया जाता था तो उनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम जाती थी। आसान वे से वो जल्दी से सॉल्व नहीं हो पाते थे कि उनको आसानी से सॉल्व कर दिया जाए। तो किरचॉफ ने उनकी एक जटिल व्यवस्था को आसान बनाने के लिए किरचॉफ के 2 नियमों का उल्लेख किया। तो कुल मिला के कहने का मीन से जटिल प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था, मतलब कि जटिल प्रतिरोध यानी कि कठिन प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था जिसके लिए आसानी से उन्हें कैलकुलेट किया जा सके, इसलिए किरचॉफ ने 2 नियम दिए। क्या क्या दिए? किरचॉफ ने 2 नियम दिए। अब जाहिर सी बात है प्रथम नियम होगा और दूसरा नियम होगा। तो सबसे पहली बात ये नहीं आता कि किरचॉफ के नियम क्यों बनाए गए, लेकिन यहाँ पे आता है कि प्रथम नियम लिखिए, सेकंड नियम लिखिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों इसके न्यूमेरिकल। तो इसको न्यूमेरिकल कैसे करना है वो भी आज की इस वीडियो में बता दूंगा, तो वीडियो को अंत तक देखना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना। देखिए दोस्तों प्रथम नियम के अनुसार किरचॉफ ने जो कहा, किरचॉफ ने जो दिया वो कहा कि किसी एक बिंदु है, सपोज करो ये कोई बिंदु है, इससे जितनी भी वैद्युत धाराएं निकलेंगी, अगर हम इन वैद्युत धाराओं को योग कर दें, इन वैद्युत धाराओं को जोड़ दें, तो इन सभी धाराओं का जो योग होगा वह शून्य होगा। उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया कि अगर एक बिंदु है और एक बिंदु से कितनी भी धाराएं निकल रही हो, चाहे 1 निकले, चाहे 2 निकले, चाहे 10 निकले, चाहे 50 निकले, अगर उन धाराओं का योग किया जाएगा तो उनका योग हमेशा शून्य आएगा। सपोज करो यहाँ से मैंने बहुत सारी धाराएं निकाली, ये शून्य है, ये एक बिंदु है। इस बिंदु से सपोज करो ये I1 धारा मैंने निकाल दी और यहाँ से ये I2 धारा मैंने निकाल दी। फिर इसके बाद यहाँ से मैंने ये I3 धारा निकाल दी और यहाँ से ये I4 और इसके बाद यहाँ से I5। अब बात ये आती है दोस्तों कि आप लोग सब कमेंट करके मुझसे पूछेंगे कि कुछ धाराएं हैं जो कि बाहर की ओर जा रही हैं और कुछ धाराएं हैं जो कि अंदर की ओर जा रहे हैं, तो इसका क्या नियम है। तो इसका रूल दो ये है दोस्तों, ये आपको याद रखना होगा कि जो वैद्युत धाराएं संधि से, ये क्या है अपनी संधि है, इस संधि से जो वैद्युत धाराएं बाहर की ओर जाएंगी उनको आपको माइनस में लेना है और जो वैद्युत धाराएं अंदर की ओर आएंगी उनको प्लस में लेना है। एग्जाम में आपके क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन में यहाँ पे जहाँ I1 I2 I3 दी गई हैं यहाँ पे आपको वैल्यू दी गई होगी, तो आपको ये देखना है कि कौन सी वैद्युत धारा बाहर की ओर जा रही है उसे माइनस में कर देना है और जो वैद्युत धारा अंदर की ओर जा रही हो उसे प्लस में कर देना है। बस इतना सा काम करना है और आपको कुछ नहीं करना। अगर डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन 2 तरह से निकाल सकते हैं। पहली तरह से ये निकाल सकते हैं कि किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग शून्य होता है। अब ये बताइए ये कोई संधि है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग, सभी धाराओं का योग शून्य होता है। कितना होता है दोस्तों? शून्य होता है। इसका मीन्स क्या हुआ दोस्तों, सिग्मा को हम ऐड करने में यूज करते हैं और सिग्मा I इक्वल टू 0, ये हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अब अगर हम इसे देखें तो मैंने आपको बताया कि जो अंदर की ओर धाराएं जाती हैं उन्हें प्लस में लेते हैं। तो देखिए I1 धारा जो है आपकी अंदर की ओर संधि की ओर जा रही है, I2 धारा भी संधि की ओर जा रही है, तो I2 धारा को भी हम प्लस में लेंगे। इसके बाद ये I3 धारा भी संधि की ओर जा रही है, इसलिए हम इसे भी I3 को भी प्लस में लेंगे। अब देखिए I4 जो धारा है वो बाहर की ओर जा रही है, इसलिए हम इसे माइनस में लेंगे और इसके बाद जो ये I5 धारा है ये भी हमारी बाहर जा रही है, इसलिए इसे भी हम माइनस में लेंगे और इक्वल टू 0। कुल मिला के कहने का मीन्स है कि वैद्युत धारा संधि पर, किसी भी संधि पर मिलने वाली, अगर कोई भी संधि है, एक बिंदु है, एक उस बिंदु पर जितनी भी धाराएं मिलती हैं उनका सभी का योग शून्य होता है। आप सपोज करिए दोस्तों यहाँ पर मैं इस माइनस वाला जो साइन है इनको उधर ले जाऊं वैद्युत धाराओं को, तो एक फार्मूला निकल के और आ जाएगा। अगर एक फार्मूला निकल के और आ जाएगा तो इसका मीन्स है कि एक डेफिनेशन निकल कर और आ जाएगी। तो कौन सी डेफिनेशन निकल के आएगी जरा उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें निकल के आ गई एक I5 और I4 एक तरफ कर दिया, तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट निकल के आया। रिजल्ट क्या निकल के आया कि किसी भी संधि की ओर जाने वाली
देख सकते हैं कि संधि की ओर जाने वाली हैं और ये संधि की से ओर से अब बाहर जाने वाली हैं और ये अंदर जाने वाली हैं। तो मीन्स हम बोल देंगे किसी भी संधि की ओर आने वाली तथा संधि से बाहर जाने वाली धाराओं का योग आपस में बराबर होता है, यही होता है किरचॉफ का नियम। अथवा में डेफिनेशन अगर आपको लिखनी हो दोस्तों तो आप क्या लिखेंगे कि किसी भी संधि की ओर जाने वाली तथा किसी भी उसी संधि से बाहर की ओर जाने वाली सभी धाराओं का योग आपस में बराबर होता है। इसे हम किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। अगर आप ये नहीं बोलना तो आप बोल सकते हैं किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग शून्य होता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू दी गई होगी 2 4 6 8 5 और कहा जाएगा इसमें एक आई दी गई होगी। मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू दी जाएगी और इस जगह पे आई दे दी जाएगी और कहा बात पूछा जाएगा कि आई का मान क्या होगा। तो i4 देखिए बाहर की ओर जा रहा था। सपोज यहाँ पे मैं एक न्यूमेरिकल बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे मैं बहुत आसान सा न्यूमेरिकल आपको बता दूंगा और एग्जाम पे दोस्तों 100% ऐसे ही न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद भी करूंगा कि आप ऐसे न्यूमेरिकल्स को बहुत आसानी से करके जाएं। देखिए यहाँ पे सपोज करो 2 एम्पीयर की धारा बह रही है। आपको डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी, मैं आपसे उम्मीद करूंगा, क्योंकि मैंने बता दिया किरचॉफ के जटिल नियमों का, जटिल प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था के लिए किरचॉफ ने 2 नियम दिए। नियम कौन सा? प्रथम नियम के अनुसार किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग शून्य होता है। तो दोस्तों अभी किसी भी संधि पर जितनी भी धाराएं मिल रही थी उनका योग हमने शून्य रखा, लेकिन इसके लिए एक थोड़ी सी कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी कि अगर वैद्युत धारा अंदर की ओर जा रही है, संधि की ओर जा रही है, तो उसे हम धनात्मक लेंगे। अगर वैद्युत धारा संधि से बाहर की ओर जा रही है तो उसे हम ऋणात्मक लेंगे। बस आपको इतना सा थोड़ा सा फार्मूला याद रखना है और इसके अलावा कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ पे 2 एम्पीयर की वैद्युत धारा सपोज करो अंदर जा रही है और यहाँ से 1 एम्पीयर की वैद्युत धारा अंदर जा रही है। इसके बाद ये 2 एम्पीयर की वैद्युत धारा ये बाहर जा रही है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 एम्पीयर की वैद्युत धारा भी है, ये भी बाहर जा रही है। और यहाँ पे i4 ये i1 ये i2 ये i3 ये i4 ये i5 हमसे पूछ लिया और इसके बाद यहाँ पे दे दिया कि ये बाहर की ओर एक धारा और जा रही है, वो जा रही है 2 एम्पीयर की। ठीक है, तो आप अब देखेंगे आपको सिंपल से कुछ नहीं करना, बस इसमें ये देखना है कि अंदर ये संधि मानी जाती है, इस संधि की तरफ कौन सी धारा जा रही है। तो देखिए 2 एम्पीयर संधि की तरफ जा रही है, फिर ये 1 एम्पीयर बाहर की ओर जा रही है तो हम इसको बाहर की ओर लिख लेंगे। फिर ये 2 एम्पीयर बाहर की ओर जा रही है इसलिए इसे माइनस लगाएंगे। फिर ये 3 एम्पीयर बाहर की ओर जा रही है, इसमें भी माइनस लगाएंगे। देखिए i5 ये अंदर की ओर जा रही है इसलिए इसमें प्लस लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए 2 एम्पीयर ये भी बाहर की ओर जा रही है तो हम इसमें भी माइनस लगा देंगे। अब देखिए जितनी भी वैद्युत धाराएं एक तरफ मतलब कि अंदर की ओर जा रही थी उनमें हमने प्लस लिया और बाकी सभी में माइनस लिया। 2 धाराएं ऐसी थी जो अंदर की ओर जा रही थी, तो देखिए i5 ये धारा अंदर की ओर जा रही थी और ये 2 एम्पीयर अंदर की ओर जा रही थी, तो हमने इन दोनों धाराओं को पॉजिटिव लिया, बाकी सबको निगेटिव लिया और इक्वल टू में 0। अब देखिए 2 से तो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस में है तो जो हो जाएंगे 3 2 5 1 6, तो i5 इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों 6। ऐसे जो न्यूमेरिकल हैं आपके एग्जाम पर फर्स्ट लॉ से रिलेटेड पूछे जाते हैं। और दोस्तों फर्स्ट लॉ में आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये प्रथम किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो वहां पे आप बोल देंगे आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। किस संरक्षण पर आधारित है दोस्तों? आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो आई होप दोस्तों इसके बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आपसे उम्मीद करूंगा जल्दी जल्दी से जितने लोग मेरे साथ लाइव जुड़े हैं कमेंट करके बता दीजिए कि मेरे समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपसे मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो ना तो प्लीज़ शेयर जरूर करिए। चलते हैं अपने किरचॉफ के सेकेंड लॉ की ओर। तो देखिए द्वितीय नियम क्या होता है किरचॉफ का? द्वितीय नियम में बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम जाया करती है, लेकिन आज की इस वीडियो में वो प्रॉब्लम आपको दूर कर दूंगा। और आपको मैं बता दूं कि आपको रेड पेन बिल्कुल यूज नहीं करना। अगर आप मुझे देख लें कि रेड पेन यूज कर रहे हैं तो मैं भी रेड पेन अपने एग्जाम पर यूज करूंगा। लिखा हुआ अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको ओनली फॉर ब्लू और ब्लैक पेन ही यूज करना है। तो देखिए दोस्तों दूसरा नियम क्या होता है, सेकेंड लॉ क्या होता है? सेकेंड लॉ दोस्तों आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना होगा। सपोज करो कोई एक बंद परिपथ है कोई भी एक, मान लीजिए यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, देखिए कोई एक बंद परिपथ बना लेते हैं। देखो यहाँ पे कोई एक मैं बंद परिपथ बना लेता हूँ। बंद परिपथ क्या होगा, 2 सेल लगे हैं, मान लीजिए इसमें एक सेल लगा हुआ है ये, और एक सेल नीचे लगा देते हैं कहीं पे, यहाँ पे मान लेते हैं एक सेल लगा हुआ है ये। तो अगर हम इस सेल से यहाँ से कुछ ऐसे ले जाएं और इधर से इस सेल से दोनों से जोड़ें और इधर दोस्तों अगर इधर ले जाएं तो इधर मान लें एक प्रतिरोध लगा है और इस पर भी एक प्रतिरोध हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे। तो अगर इस पर एक प्रतिरोध यहाँ पे जोड़ देते हैं, अब होगा क्या दोस्तों, ये पहला सेल है इसलिए हम इसे E1 मान लेंगे और ये
दूसरा सेल है इसलिए हम इसे E2 मान लेंगे। ये पहला प्रतिरोध है इसलिए हम इसे R1 मान लेंगे, और ये दूसरा प्रतिरोध है इसलिए इसे हम R2 मान लेंगे। अब दोस्तों ये बात बताइए मुझे, ये पहले सेल से ये वैद्युत धारा जब प्रवाहित करेगा तो ये I1 सेल है, यानी कि प्रथम सेल है, तो I1 धारा ही प्रवाहित करेगा। तो इस तार पे I1 धारा प्रवाहित करेगा। ये E2 है इसलिए ये धारा कौन सी प्रवाहित करेगा? E2 धारा प्रवाहित करेगा। तो देखिए दोस्तों, इस तार पे जो वैद्युत धारा बहेगी वो I1 बहेगी, और इस तार पे जो वैद्युत धारा बहेगी वो I2 बहेगी। इतनी सी बात समझ में आ गई। अगर दोस्तों ये वैद्युत धारा ऐसे ही बहते हुए आएंगी तो अगर मैं यहाँ से इनको एडिंग करूँ तो यहाँ पे अगर मैं कोई सेल ना लगाऊँ, यहाँ पे अगर कोई सेल मैं ना लगाऊँ और एक यहाँ पे ओनली फॉर प्रतिरोध लगा दूँ वैद्युत धारा को रोकने के लिए, क्योंकि प्रतिरोध की डेफिनेशन होती है कि वैद्युत धारा के मार्ग में बाधा डालने वाले किसी एक अवयव को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से I1 धारा आ रही है और यहाँ से I2 धारा आ रही है। अब ये दोनों धाराएं यहाँ पे मिल गई, तो जब यहाँ पे दोनों धाराएं मिल गई तो यहाँ पे I1 हो गई और ये प्लस में I2 हो गई, ये दोनों धाराएं हो गई। यहाँ पे प्रतिरोध अपना R3 हो गया। अब मैं आपसे यहाँ पे अगर बात करूँ तो इसका मैं कुछ नाम दे देता हूँ, क्योंकि दुनिया में हर इंसान का कुछ ना कुछ नाम होता है, तो इसे मैं ABCD और इसे EF नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, बंद पास का मतलब होता है कि पूरा जो जैसे त्रिभुज आप लेते हैं तो उस त्रिभुज में जहाँ से स्टार्ट करें वहीं से खत्म करें। तो पास का मतलब होता है जहाँ से स्टार्ट करें वहीं से खत्म करें। अब सपोज ये AB, यहाँ से अगर आप बंद पास लेते हैं तो ABCD और इसके बाद AB और DC। अब इसके बाद यहाँ पे अगर A से आपने स्टार्ट किया है ना तो आपको A तक ही जाना है, ताकि ये पास जो है ना अपना बंद हो जाए। तो अब मेरे कहने का मीन्स ये है कि इस नियम को हम लोग वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। मैं आपको बता दूं तो आपके डेफिनेशन अगर इसकी बनानी है तो डेफिनेशन आप कैसे बनाएंगे? किसी विभिन्न परिपथ में, किसी विभिन्न परिपथों के बंद परिपथ में। तो दोस्तों मैं आपको डेफिनेशन आसान वे में अगर बताऊं तो सपोज करो ये कोई आपका परिपथ है और इसके खंड अलग अलग है। देखिए एक खंड ये, एक खंड ये, एक खंड ये, और इनमें अलग अलग वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और अलग अलग प्रतिरोध भी है। तो आप सिंपल सा बोल देंगे किसी परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उसका जो संगत प्रतिरोध है। किसी परिपथ, ये कोई एक परिपथ है तो किसी परिपथ के ये विभिन्न खंड है, तो विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के, उसके संगत जो प्रतिरोध है उसके गुणनफल के विद्युत वाहक बलों के बराबर होती है। मेरे कहने का मीन्स ये है कि ये जो सिग्मा IR है वो इक्वल है सिग्मा E के, यानी कि इसका मीन्स क्या है दोस्तों? बस आपको इतना सा अगर आप याद कर लेते हैं, अगर ये चित्र नहीं समझ में आया, आपको डेफिनेशन लिखनी है तो बस आप सिंपल सा इतना सा याद कर लीजिए। और इतना सा याद करने के बाद इसका मतलब होता है योग। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? योग। तो अगर इसका मतलब योग होता है तो आप सिंपल सा बोल देंगे किसी परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली वैद्युत धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध। संगत क्यों कहा? क्योंकि ये गुणे में है। उसके संगत प्रतिरोधों का योगफल। योगफल क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये योगफल है, योग है, इसलिए बोलेंगे किसी परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली वैद्युत धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के योगफल का उनके विद्युत वाहक बलों के योगफल के बराबर होता है। किरचॉफ का सेकंड नियम अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बोल देंगे किसी परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली वैद्युत धारा उसके संगत प्रतिरोधों का योगफल, उसके संगत प्रतिरोधों का योगफल उसके विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सीधी सी बात आप दोस्तों आपके समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आपको ये डेफिनेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बस आपको सिंपल सा लिखना है। कोई सपोज ये मैंने परिपथ बनाया तो कोई एक ये बंद परिपथ है, मैंने बता दिया था ये बंद हो गया है। तो आप बोलेंगे किसी बंद परिपथ में के विभिन्न खंडों में बहने वाली वैद्युत धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग उसके विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग मैंने क्यों लगा दिया? मैं आपको एक एक चीज़ लर्न करवाने के लिए एक एक चीज़ बोलता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर मैं अगर डेफिनेशन लिख दूँ इसके बाद आपसे बात करूं तो आपको बहुत अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना जाए। देखिए दोस्तों, अगर अब वीडियो ज़्यादा लॉन्ग जाएगी भी तो आप अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपके सामने लिखता हूं, आप मुझे कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी से कि आपको समझ में आया। देखिए ये कोई परिपथ है तो आप बोल देंगे किसी बंद परिपथ के, क्या बोल देंगे? किसी बंद परिपथ के, बंद परिपथ के। अब ये कोई बंद परिपथ था तो मैंने लिखा किसी बंद परिपथ के। अभी अलग अलग खंड है इसके, तो इसके अलग अलग खंडों में एक दो खंड होता तो लिख देते एक दो खंडों में, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा विभिन्न खंडों में। तो यहाँ पे बोल देंगे किसी बंद परिपथ के विभिन्न खंडों में, विभिन्न खंडों में
विभिन्न खंडों में क्या है, ये किसी बंद परिपथ के विभिन्न खंडों में क्या हो रहा है, वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो आप बोलेंगे किसी बंद परिपथ के विभिन्न खंडों में प्रवाहित होने वाली धारा या बहने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों का, ये अब इसके संगत प्रतिरोध है तो आप बोल देंगे तथा संगत प्रतिरोधों का, संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग उनके, किसके दोस्तों, ये जो वैद्युत धारा है तथा ये प्रतिरोध है, इनका बीजगणितीय योग उनके, किनके, इन वैद्युत धारा के ये जो सेल है ना, इनके विद्युत वाहक बल, ई को हम लोग बोलते हैं विद्युत वाहक बल। तो आप बोल देंगे प्रतिरोधों के बीजगणितीय योग उनके विद्युत वाहक बलों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं वही लिखूंगा, उनके विद्युत वाहक बलों के, विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के, गणितीय योग के बराबर होता है। क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। अब दोस्तों मैं आपको कुछ इसके बारे में बताना चाहूँगा। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगी। बस आपको बोलना क्या है इसमें कि किसी बंद परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली वैद्युत धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग उसके विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा मैं कैसे बोलता हूँ। मैंने ये दोस्तों एक बंद परिपथ बनाया तो मैं बोल दूंगा किसी एक बंद परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली वैद्युत धारा उसके संगत प्रतिरोधों के बीजगणितीय योग उनके विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। दोस्तों देखिए दोस्तों, किसी डेफिनेशन को अगर आपको जन्मों जन्मों तक याद रखना है तो उसके लिए आपको समझना होगा। जैसा कि मैंने थंबनेल पे लिखा है कि गोली मार देना अगर समझ में ना आए तो दोस्तों समझ में आने का एक यही तरीका होता है जो मैं बार बार प्रोसेस कर रहा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हमें करना क्या है, मैं ये आपको 2-3 कंडीशन बता देता हूँ। अगर दोस्तों आप यहाँ से वैद्युत धारा देखिए चलेगी तो सबसे पहले अगर हम वैद्युत धारा की दिशा में यहाँ से चले अगर हम, तो वैद्युत धारा की दिशा में हमें चलना होगा। तो अगर हम वैद्युत धारा की दिशा में चलते हैं, अगर हमें ई का माइनस सिरा मिल जाता है चलते समय, यही देखिए न्यूमेरिकल लगाने की भी एक ट्रिक है। न्यूमेरिकल में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम जाती है, इसीलिए प्रॉब्लम जाती है। आपको वहाँ पे कोई फार्मूला यूज नहीं करना, कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ वो यूज करना है। सपोज यहाँ पे एक बंद पास था तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ BDCAB, ये भी एक बंद पास है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बंद पास BD, इसके बाद ये C, इसके बाद ये A, इसके बाद ये B। देखिए ये पूरा बंद पास बंद हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ से चले, सपोज करो हमें यहाँ से चलना है, यहाँ से अगर हम चले ऐसे चलना है हमको, तो हमें कैसे चलना है दोस्तों, हमें ऐसे चलना है। अब मुझे कंप्लीट बात ये बताइए कि बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि देखिए उन्होंने ले लिया BDCAB, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं, चल सकता है। लेकिन आप ध्यान रहे, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको कंप्लीटली एक काम करना है कि यहाँ से अगर आप उठाए हैं ना तो पहले एक ही तरफ आइए, ताकि I1 जहाँ से वैद्युत धारा I1 प्रवाहित हो रही है उस तार को आप पहले कैलकुलेट करें, फिर इसके बाद I2 में आए, नहीं कि सीधा I2 में जाएं और फिर I1 में चले जाएं। इस तरह में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, हालांकि हो इस तरह में भी जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो BACDB ये बंद पास लें। इस बंद पास को अगर ले रहे हैं तो बहुत सारी आसानी होगी, अगर इस बंद पास को आप ले रहे हैं तो थोड़ी सी कठिनाई होगी। बंद पास लेने का तरीका, पहले अब एक तार में देखें जिस तार में I1 धारा बह रही हो, फिर इसके बाद दूसरे तार में है जिसमें I2 धारा बह रही हो। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो ये आपको नहीं लेना, मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब हमें करना क्या है, सपोज आप यहाँ से चले, मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे वैद्युत धारा यहाँ से धारा की दिशा में चलते समय आपको ये ई जो मिल जाए माइनस सिरा, अगर ई का माइनस सिरा मिल जाए तो ई को माइनस रखना है, अगर प्लस सिरा मिल जाए तो ई को प्लस रखना है। ठीक है, इतनी सी बात आपके समझ में आई। और अगर किसी धारा की दिशा में चलते समय अगर सपोज करो कि आपको प्रतिरोध मिल जाता है, क्या मिल जाता है, प्रतिरोध,
तो प्रतिरोध दोस्तों एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर यहां से वैद्युत धारा आप धारा की दिशा में चल रहे हैं, चलना आपको धारा की दिशा में है, धारा की दिशा में अगर आप चल रहे हैं तो धारा की दिशा में जाते समय इसी दिशा में देखिए ये धारा इसी तरफ बह रही है। और अगर आपको प्रतिरोध मिल जाए, ये प्रतिरोध जैसे मिल गया तो उसे पॉजिटिव रखना है। और जैसे कि यहाँ पे आप आ रहे थे, ये माइनस सिरा मिल गया, माइनस है, पॉजिटिव सिरा है, तो यहाँ पे फिर ई को माइनस रखना होगा। अगर धारा की जैसे धारा इस तरफ को आ रही है और आपको जाना हो इस तरफ, तो उस कंडीशन में आप माइनस मान रखेंगे आई और आर का, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम चले, यहाँ से हमें ऐसे जाना है, फिर ऐसे जाना है, फिर इसे बंद करना है। तो बी से हम चले तो ये आई आर मिले तो हम इनको पॉजिटिव रखेंगे, आई इंटू आर वन। फिर इसके बाद आगे बढ़े तो जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो ई वन का कौन सा सिरा मिला, निगेटिव सिरा मिला, इसलिए हम ई वन को कैसे रखेंगे, निगेटिव रखेंगे। अब अगर हमें पॉजिटिव सिरा मिलता तो हम उसको पॉजिटिव रखते, इतनी बात हमें हमेशा याद रखिएगा। फिर इसके बाद इधर बढ़े हम तो आई वन मिला, तो आई वन और आर वन तो हो गए। इसके बाद नेक्स्ट आए, अब इधर गए तो देखिए धारा की विपरीत दिशा में, हम धारा की दिशा में नहीं चल रहे हैं, अब यहाँ से हमें इधर जाना है, तो धारा की कौन सी दिशा है, विपरीत दिशा है। अगर ये धारा की विपरीत दिशा है तो हम लोग ये I2 और ये R2 का मान कैसा रखेंगे दोस्तों, निगेटिव रखेंगे। देखिए दोस्तों, अगर धारा की विपरीत दिशा मिलती है और विपरीत दिशा में चलते समय R का मान मिलता है तो वहाँ पे आपको निगेटिव रखना है। और अगर धारा की दिशा में, किसकी दिशा में, अगर धारा की दिशा में R मिलता है तो वहाँ पे R को आपको पॉजिटिव रखना है। इतनी सी बात आपको क्लियर पता होनी चाहिए। तो देखिए अब यहाँ से चले और मुझे यहाँ से धारा की दिशा में चलते समय R मिला तो मैंने पॉजिटिव रखा। फिर दोस्तों अगर धारा की दिशा में चलते समय ई का निगेटिव सिरा मिले तो निगेटिव रखना है, पॉजिटिव मिले तो पॉजिटिव रखना है। तो यहाँ पे निगेटिव मिला तो निगेटिव कर दिया। अब इधर जा रहे हैं तो देखिए विपरीत हो गई, तो इसका जो मान होगा आई आर का, इसको हमको रखना पड़ेगा निगेटिव। ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों मेन आपके न्यूमेरिकल लगाने का। और फिर आपको इधर जाना है। देखिए अब इस तरफ हम लोग जा रहे थे तो ये वैद्युत, ये जो हमारा ये E2 सेल है, ये हमें कौन सा सिरा मिला, प्लस सिरा मिला। ये बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा वाला माइनस। तो E2 को हम लोग क्या रखेंगे दोस्तों, प्लस रखेंगे, इक्वल टू में जीरो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। अब इसको हम E1 E2 को उधर ले जाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, आई आर वन माइनस I2 R2 इक्वल टू E1 माइनस के E2। अब इस बंद पास से भी लेते तो आपको पक्षांतर करने में वही चीज़ मिल जाती, लेकिन आपको कंफ्यूजिंग हो जाती। तो आपको दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, जब भी कभी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो कॉन्सेप्ट यही लगाना है कि बंद पास लेना है। और बंद पास लेते समय अगर आपको धारा की दिशा में चलते समय ये R मिल जाता है तो हमेशा धनात्मक रखना है इनका गुणनफल, और अगर धारा की विपरीत दिशा में मिलता है तो इनका मान ऋणात्मक रखना है। इसके बाद ये E1 का अगर माइनस सिरा मिले तो उसे पॉजिटिव रखना है, और ई का अगर प्लस सिरा मिले तो उसे ई का माइनस सिरा मिले तो निगेटिव, और ई का पॉजिटिव सिरा मिले तो पॉजिटिव। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर। अब दोस्तों चलते हैं आगे, आगे चलेंगे और लेंगे अगला बंद पास। तो अगला बंद पास हमारे पास देखिए मैंने आपको लेना ऐसे ही सिखाया है, तो डी सी और ई एफ, ऐसे आप बंद पास लेंगे, ई डी सी ई एफ डी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बंद पास, बंद पास कौन सा लिया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं डी, यहाँ पे हो गया डी, इसके बाद ये हो गया सी, इसके बाद ये हो गया ई, फिर इसके बाद ये हो गया अपने पास एफ, फिर इसके बाद ये हो गया डी। तो अब ये हो गया हमारे पास बंद पास कौन सा, डी सी ई एफ, यानी कि यहाँ से हमें स्टार्ट करना है और यहीं पे हमें खत्म करना है। जाना कहाँ से है, रास्ता ये है। तो रास्ता क्या है, डी से हमें आना है सी से हमें आना है ई, और ई से हमें आना है एफ, और एफ से फिर जाना है डी। तो अब देखिए हमें चलना कहाँ से है, स्टार्ट कहाँ से करना है, डी से स्टार्ट करना है। तो डी हमारी कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो अगर हम डी से स्टार्ट करेंगे और इधर की तरफ चलते हैं तो ये धारा की दिशा है कि नहीं है, तो धारा की दिशा में I2 R2 मिले तो इनको हम कैसे रखेंगे दोस्तों, कमेंट करके बताइए। तो I2 R2 मिले, इनको हमें हमेशा रखना है पॉजिटिव। अब अगर हम इस दिशा में चलें तो ये सिरा है हमारा E2, अगर E2 को बात करें तो इसमें कौन सा हमें मिला, माइनस मिला, तो हम कर देंगे इसको माइनस का E2। इसके बाद हम इधर आएंगे क्योंकि हमें सी से ई तरफ आना है, तो ई तरफ आएंगे तो ये हमें मिलेगा धारा और प्रतिरोध R। तो अगर हम इन धारा और प्रतिरोध R को देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धारा प्रतिरोध का मान ये R3 हो जाएगा, और इसके बाद ये हो जाएगा I1 प्लस I2, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों दो धाराएं दी गई थी। अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया तो इक्वल टू में जीरो, तो इस E2 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा I2 R2, और इक्वल टू में R3 को मल्टीपल में रखेंगे, और ये I1 प्लस I2 इक्वल टू हमें हमारे पास निकल के आ जाएगा E2। तो दोस्तों ये दो फार्मूले निकल के आ जाएंगे, लेकिन इन फार्मूलों को आपको याद नहीं करना। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल लगाते समय आपको बहुत काम आएगा और कहीं नहीं
मिलेगा। पूरे यूट्यूब पर आप जाके देख लेना, आपको कहीं भी ऐसी ट्रिक नहीं मिलेगी। बस आपको करना क्या है, इसके लिए आपको सिंपल सा यहाँ पे बंद पास लेना सीखना है। तो बंद पास हमेशा ऐसे लेने हैं आपको, और आपको याद रहे कि धारा की दिशा में चलते समय अगर बैटरी का माइनस सिरा मिले तो उसे माइनस में लेना है, अगर पॉजिटिव सिरा मिले तो पॉजिटिव लेना है धारा की दिशा में चलते समय। और अगर धारा की दिशा में चलते समय प्रतिरोध मिले तो उसे पॉजिटिव लेना है, और धारा की विपरीत दिशा में चलते समय अगर प्रतिरोध मिले तो उसे निगेटिव लेना है। इतनी सी बात अगर आप याद रखेंगे तो किरचॉफ के सेकंड लॉ के न्यूमेरिकल में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आई होप दोस्तों सब कुछ समझ में आया होगा आपके। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।